हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम स्पेशल क्लासेस के रूप में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसमें कई प्रश्न आपके अब थोड़ा सा डिफरेंट भी लिए जाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि सेकेंड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स के पेपर में कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। हालांकि वो प्रश्न सरल थे, कठिन नहीं थे, लेकिन वो प्रश्न बदले हुए स्वरूप में थे। बदले हुए स्वरूप का मतलब ये कि जिसकी आपको पहले से पता ना हो। तो ये बात तो हमें किसी को भी नहीं मालूम होती। आप खुद सोच के देखिए कि आपको मालूम है कि क्या पैटर्न, कौन सा क्वेश्चन आने वाला है या कौन सा क्वेश्चन कोई दे सकता है, ये किसी को नहीं पता होता है। हमारा कार्य क्या होता है, इसीलिए मैं आपसे बार बार जोर देता हूँ कि आप लोग हमेशा कॉन्सेप्ट पे काम करिए। देखिए, पेपर आया, मैंने उसको तत्काल सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन दिया, तो इसका मतलब उसी चैप्टर से रिलेटेड ही चीज़ें हैं तो आपको कराई जा पा रही हैं। अगर कहीं बाहर से हो जो किसी ने ना पढ़ा हो तो अलग बात है। होता ये है कि जब बदलाव के साथ प्रश्न आते हैं तो हम उस चीज़ की आशा नहीं किए रहते हैं, तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है और लगता है कि ये बहुत कठिन है। कठिन नहीं था, अप्रत्याशित जरूर था, जिसको हमने सोचा नहीं था ऐसा हुआ। तो इसीलिए बच्चे काफ़ी घबराए हुए थे, परेशान थे कि ऐसा पेपर आ गया। तो उसी चीज़ को आप लोग भी काफ़ी सोच रहे हैं, परेशान हैं। तो मैं इसीलिए आपको बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई हमेशा करनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम आने के समय जागरूक नहीं होना चाहिए। ठीक है, जागरूकता आप में होनी चाहिए। आगे अभी देखिए, हमें भी चैनल पर कार्य करते हुए बहुत लंबा समय इधर नहीं हुआ है, कुछ महीनों का कार्य समय हुआ है। तो धीरे धीरे आप लोगों को इस चैनल पर ऐसे ऐसे कंटेंट मिलेंगे कि आपको कुछ भी कहीं से भी आया आप कर पाएंगे, लेकिन तब तक आपको अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना होगा। वही बच्चा अच्छे से कर पाएगा चीज़ों को। मैथमेटिक्स हमेशा एक सीखने की चीज़ है, कोई रटने की चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इसको रट ले या पर्टिकुलर 10 क्वेश्चन कर ले, वो क्वेश्चन आप में आ जाएंगे, ऐसा नहीं। जो थोड़ा हेर फेर हो, बदलाव हो, तो उसको भी कर पाएँ। वो कब होगा, जब आपका बेस स्ट्रांग होगा, जो आपकी न्यू कमजोर है। देखिए, 6th, 7th, 8th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन अभी सेकंड सेमेस्टर के पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे उसमें ऐसा नहीं कि वो 8th लेवल के ऊपर के क्वेश्चन नहीं है, सब 8वीं कक्षा के अंतर्गत के क्वेश्चन है। लेकिन क्योंकि उन क्लासेस को ढंग से पढ़ा, अब जैसे कई बच्चे कह रहे हैं हमने तब पढ़ा था, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया। ठीक है, ये बात भी सही है कि आपको 10 साल हो गया, 5 साल हो गया तो आप भूल गए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोबारा से जब अभी डीएलएड कर रहे हैं तो आप उसको रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर किया, सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ कर रहे हैं, जो भी सेमेस्टर आप कर रहे हैं उसमें आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने सिलेबस से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ें और ऑल टाइम पढ़ें। ये नहीं है कि केवल सिर्फ डेट शीट जारी होने के कुछ समय में आप पढ़ते हैं तभी आपको दिक्कत होती है। सबसे मुख्य बात यही है, ध्यान रखें। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आगे से पढ़ाई करिए ऑल टाइम, केवल एग्जाम टाइम नहीं करना, क्योंकि आपको टेट, सीटेट, सुपर टेट भी क्वालिफाई करना और आगे बच्चों को पढ़ाना भी है। तो आपको 8th लेवल तक तो नॉलेज पूरा होना चाहिए। अब से आप अपने आप को बदलिए और आगे करिए। अभी हम अपने एकेडमिक चैनल पर जो हमने बनाया था, उस एकेडमिक चैनल पर आप लोगों के लिए 6th, 7th, 8th की क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जिसमें कंप्लीट चैप्टर का कुछ भी नहीं बचेगा जो ना पढ़ाया जाए, एवरीथिंग पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कंप्लीट चैप्टर ही पढ़ाए जाएंगे जो स्टार्ट होगा। तो वो 6th, 7th, 8th स्टैंडर्ड के चैप्टर स्टार्ट किए जाएंगे बिल्कुल बेसिक से। उनको भी आप लोग देखिएगा मेरे उस चैनल पर एकेडमिक के, उसको आप जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लें। उसका नाम आशीष सर स्टडी जोन के आगे एकेडमिक्स लिखना होगा बस। तो आप सब लोग सर्च करके उसको ज्वाइन करें। ठीक है, आशीष सर स्टडी जोन और आगे लिखेंगे एकेडमिक्स। इस पे आपको एकेडमिक क्लासेस भी मिलेंगी, वो भी आप देखिए। 6th, 7th, 8th स्टैंडर्ड का 9th, 10th, 11th, 12th लेवल तक की क्लासेस आगे आएंगी। अपने फ्रेंड्स को, भाई बहनों को भी जोड़िए। ठीक है, इसको सर्च करके उसको ज्वाइन करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन क्वेश्चंस को करते हैं और आगे डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, जितना संभव हो सकता है। बाकी तो वो क्या बदल देंगे, जबरदस्ती का अगर बदलने पर उतर जाएंगे तो ना आपको मालूम चलेगा ना हमें मालूम चलेगा। हमारा कार्य अध्ययन करना है तो हम वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आप में लिखा है, यहाँ पर बोला गया है कि 2 की घात 38 और गुणे 5 की घात 32 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका पहले तो मान ज्ञात करना और ये बताना है कि इसमें कुल कितने अंक होंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात, अगर हम इसमें यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात इसमें ध्यान दीजिए, ये घातांक चैप्टर से संबंधित आपका है। अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 की घात 32 को हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि 5 भी 5 की घात 32 है, तो इसको भी अलग ऐसे लिख लीजिए। अब बचा कितना, 2 की घात 38 था, ये वास्तविक रूप में था 2 की घात 38, है ना। तो क्योंकि हमने 2 की घात 38 को तोड़ा 2 की घात 32 में, तो 6 और बचा 2 की घात 6। आप देखिए, क्या 2 की घात 38 को ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको मालूम है कि किसी भी दो
पावर, जब संख्या पर कोई घात होती है, मान लीजिए एक घात ये है और एक घात इसी पर ये, आधार अगर समान हो, घातें अलग अलग हो तो घातें जुड़ जाती हैं, ये बात आपको बहुत अच्छे से मालूम है। और अगर घातें जुड़ी हुई हो तो ऐसे उनको अलग अलग भी गुणे में किया जा सकता है, इधर से इधर भी। तो जैसे यहाँ पर घातें जुड़ी थी 2 की घात 38 को हम किसी भी 2 रूप में तोड़ सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं इस रूप में। तो मतलब 2 की घात अगर हमें 32 चाहिए था, हमने 32 किया, 2 की घात 6 कर दिया बाकी। इस तरीके से देखिए ये भी वही चीज है जो इधर है, क्योंकि इनका जब गुणा करेंगे तो घातें जुड़ जाएंगी, 38 आ जाएगा। रूल को ध्यान से देखिए और इसको देखिए, एक ही बात है ना। तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपको एक चीज मालूम है कि 2 की घात कितनी भी हो, जैसे मैं कहूं 2 की घात 2 तो आप कहेंगे 2 गुणे 2 2 बार, 2 की घात 3 तो आप कहेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार। ऐसे ही मैं कह रहा हूं 5 की घात 2 तो इसका मतलब 5 गुणे 5 2 बार। तो अगर ये देखिए 2 की घात 2 और 5 की घात 2 दोनों को गुणा करें आपस में, तो आप देखिए अगर मैं कहूं 2 की घात 2 और 5 की घात 2 को गुणा करिए तो आप कहेंगे 2 गुणे 2 5 गुणे 5। तो इससे क्या हुआ, 5 दूनी 10, ये भी 5 दूनी 10, ये भी, सब 10 ही 10 के रूप में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये 100 हो जाएगा। आप देख रहे हैं जितनी बार 2 का गुणा 5 से होता है उसमें 10 आता है। अब जितनी बार ये गुणा होगा उतने ही जीरो बढ़ते जाएंगे, ठीक। इसका मतलब 32 बार 2 है और 32 ही बार 5 है ना। 5 गुणे 5 गुणे 5 32 बार, 5 गुणे 5 गुणे 5 2, ये 2 गुणे 2 गुणे 2, ये भी 32 बार। तो इसका मतलब 2 और 5 के जो पेयर बनेंगे वो ऐसे 32 पेयर इन दोनों से बन जाएंगे, ये दोनों संख्याओं से। तो इसका मतलब क्या आएगा, ये तो आप समझ गए कि 2 की घात 6 है और ये जो 2 संख्याएं दिख रही हैं इनसे क्या मिलेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 32 बार, 5 गुणे 5 गुणे 5 32 बार। इसका मतलब 10 गुणे 10 हो जाएगा, ऐसे 10 गुणे 10 गुणे 10 हो जाएगा, है ना। ये कितनी बार हो जाएगा, ये भी आपका 32 बार हो जाएगा समझने के लिए। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे तो लिखेंगे नहीं लंबे स्वरूप में, तो हम इसको शॉर्ट रूप में लिखेंगे कि ये 10 की घात 32 हो जाएगा, ठीक। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये भी आपको एक रूल मालूम है, अगर रूल से देखना चाहे तो ये आप रूल कह सकते हैं कि अगर a की घात m हो और गुणे b यहाँ पर है और यहाँ पर भी m हो तो a और b एक साथ गुणा करके ऊपर घात ये ले ली जाती है। अगर बेस अलग अलग हो तो ये रूल काम करता है, ध्यान रखिए। आधार अगर अलग अलग हो, घात समान हो तो दोनों आधार को गुणा करके घात लगा देते हैं, ये रूल होता है। तो यहाँ पर भी 2 गुणे 5 करके बाद में 32 कर देंगे, यानी हम ऐसे करेंगे 2 गुणे 5 और 32 यहाँ भी 32 यहाँ भी, तो ऐसे कर देंगे, इससे भी ये आ जाएगा। जैसे आपको समझ आ रहा हो वैसे समझ लीजिए, ठीक। इतना काम कर लिया हमने। जहां भी 2 गुणे 5 का स्वरूप दिखेगा वहां पर उतने जीरो बन जाएंगे। जितनी बार 2 गुणे 5 होगा 5 दूनी 10 हर बार हो जाएगा। तो 32 बार 2 गुणे 5 हो रहा है तो 10 की घात 32 बन गया। अब 2 की घात 6 मतलब हो गया 64, है ना। 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे 6 बार तो 64 आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 और ये है 10 की घात 32। तो ये तो मान हो गया। इसको कभी भी अगर ये मान आपको ये एक बोला जाता है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, ठीक है। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखा जाए, जिसको वैज्ञानिक संकेतन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हम इसको, ये तो आपका आंसर हो गया, मान निकल आया जो पूछा गया था। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक संकेतन में लिखना चाहें या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें, मानक रूप, जिसको हम मानक रूप भी कहते हैं, अगर हम इन नामों से दिया जाए, इन रूपों में लिखना चाहें तो होता क्या है कि दशमलव एक स्थान पर इधर से लगा होना चाहिए, यहाँ पर इधर से नहीं, इस तरफ से दशमलव एक स्थान पर होना चाहिए। तो अभी वास्तव में देखा जाए तो 64 के बाद ही दशमलव है, इसको इधर एक स्थान शिफ्ट कराना पड़ेगा। एक ही स्थान के बाद दशमलव होना चाहिए मानक रूप में। तो जब भी दशमलव की शिफ्टिंग इस तरफ होती है तो घात जुड़ जाती है, उतनी ही घात जुड़ जाएगी, और दशमलव की शिफ्टिंग लेफ्ट से राइट में होगी तो घात घट जाती है, ठीक। इस बात को ध्यान रखें। तो इसका मतलब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ हम कह सकते हैं कि ये 6.4 अगर यहाँ से इधर आएगा तो एक स्थान इधर पहुंचा तो उतना ही एक यहाँ बढ़ जाएगा। एक स्थान इधर आया है तो यहाँ घात में 33 हो जाएगा, क्योंकि आपका दशमलव 64 अगर लिखा है मैं कहूँ तो 64.0 भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी 64 ही माना जाएगा। अब दशमलव यहाँ से यहाँ आया क्योंकि आपको एक स्थान के बाद दशमलव लेना होता है संख्याओं में, इसलिए ये आपका एक स्थान इधर शिफ्ट करके दशमलव लाना पड़ा, तो एक ऊपर जोड़ना पड़ा। ये आपका मान है मानक रूप में, नहीं तो ये भी मान आपने निकाला था, यहाँ भी ठीक था, ठीक है। अभी मैं मानक रूप पे भी चर्चा कर लेता हूँ 2 मिनट।
अब इसके बाद आपसे ये कहा था कि इसमें कितने अंक होंगे, तो आप जरा ये वाला देखिए, यहाँ क्या आया था 64 और उसके बाद 10 की घात 32 का मतलब 32 बार जीरो ये लगेगा, ऐसे ऐसे करेंगे तो 32 बार जीरो लगेगा। तो अब 32 जीरो तो हम लगाएंगे नहीं, आप ये समझ लीजिए कि 32 तो जीरो ही है, उसमें 32 अंक हो गए और 2 अंक ये हो गए, 2 अंक ये और 32 टाइम 32 टाइम्स जीरो, यानी 32 ये और 2 अंक ये, तो कुल 34 अंक इस संख्या में मान में होंगे। ऐसा भी प्रश्न था ना कि इसमें कुल कितने अंक होंगे, तो आपने देखा कि 34 अंक होंगे। ठीक है, तो ये भी आपका एक आंसर हो गया। अब चलिए मैं आपको इसमें कुछ मानक रूपों में बदलना सिखाता हूँ, ध्यान दीजिए। अब देखिए लेवल कितना भी कठिन, आप जितना कठिन कहिए उतना भी कठिन किया जा सकता है। आप कितना भी कंपटीशन लेवल कहेंगे मैं वहाँ पढ़ाने लगूंगा, आप इंटर कहेंगे मैं इंटर पढ़ाने लगूंगा, हम मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहता हूं और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाता हूं। जनरली चीज़ें सब सिलेबस से जुड़ी होती है, लेकिन बस थोड़ा इधर उधर होकर के चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो इसके बारे में किसी को मालूम ही नहीं है। इसका समाधान सिर्फ एक है कि आप लोग हमेशा अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करें। 2 दिन की 4 दिन की पढ़ाई से कुछ नहीं होता, बस यही एक समस्या है और कुछ समस्या नहीं है। इसीलिए बेस स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो पाता, क्योंकि हम पढ़ना ही नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते कि हम कई महीनों तक अच्छे से लंबे समय तक अध्ययन करें। अगर आप कर लेंगे तो आपको भी आ जाएगा, आप भी कर पाएंगे। अब देखिए मैं वैज्ञानिक संकेतन में संख्याओं को लिखना आपको यहीं पर सिखा देता हूँ। वैज्ञानिक संकेतन कह सकते हैं या फिर मानक रूप कह सकते हैं, 2 रूप में आपको बातें लिखी मिल सकती हैं। इसमें संख्याएं दी गई हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि 3 7 1 8.6 गुणे 10 की घात 27 ये लिखा है। इस संख्या को आपको बदलना है मानक रूप में। तो मानक रूप ये होता है जस्ट एक ही संख्या के बाद दशमलव आ जाना चाहिए, और दशमलव यहाँ पर है 1 2 3 4 है ना, तो आपको इसको यहाँ से यहाँ पहुँचाना पड़ेगा। तो आप देखिए किस तरफ आ रहा है, इस डायरेक्शन में। जब भी आप इस डायरेक्शन में आएंगे उतनी घात, जितने अंक आप शिफ्ट करके आएंगे, जैसे 1 2 3 अंक इधर छलांग लगा के आएंगे तो 3 अंकों के कारण 3 घात में जुड़ जाएगा। इधर आएंगे उतना जुड़ जाएगा, इधर जाएंगे तो उतना ही माइनस हो जाएगा। इतना आप याद रखें। तो आप देखिए इसका मानक रूप बदलिए, दशमलव को यहाँ से यहाँ पहुँचाएंगे तो ये 3.718 हो जाएगा, और 6 है ये भी, गुणे 10 की घात। अब आप आए कितने अंक, 1 2 3 अंक इधर आए हैं लेफ्ट साइड में, राइट से लेफ्ट में आए, तो इसका मतलब 27 था ही, इसमें 3 बढ़ जाएगा जितने अंक आए हैं, तो 3.718 गुणे 10 की घात 30 हो जाएगा इसका मानक रूप। ये उत्तर हो गया। मानक रूप में लिखना देख लीजिए, कभी आ सकता है प्रश्न, तो फिर आप लोग सोचेंगे ये क्या आ गया। चलिए आगे देखते हैं, मानक रूप में बदलने का और अभ्यास करते हैं। मान लीजिए कहीं लिखा है 0.0000576 गुणे 10 की घात -18। अब आप देखिए इसको मानक रूप में बदलेंगे तो 0.1 अंक के बाद होना चाहिए। अंक यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये 0 है सब, 5 के बाद आपको पहुंचाना है। अब 5 के बाद पहुंचाने के लिए दशमलव को कितने प्लेस आपको इधर जाना पड़ेगा, है ना, और इधर कितने प्लेस जाना पड़ेगा। आप देखिए शिफ्टिंग कितने प्लेस की होगी, तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 अंक इधर जाना पड़ेगा राइट। अब आप 5 प्लेसेस इधर ले जाएंगे तो 1 2 3 4 5 प्लेसेस ले जाएंगे तो 5.76 हो जाएगा, और गुणे 10 की घात -18 है ही, यहाँ पर -5 हो जाएगा, क्योंकि आप 5 प्लेस इधर शिफ्ट कराए हैं तो -5 होगा। जब भी लेफ्ट टू राइट ले जाते हैं तो हमेशा माइनस होता है, ठीक है। तो अब आपका ये क्या हो जाएगा, 5.76 गुणे 10 की घात। अब वास्तव में आपने तो माइनस किया है, लेकिन यहाँ -18 था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -23, यानी कि -23 घात में हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब आप आई थिंक इस तरीके चेंजेस को कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हो 7, मान लीजिए 2 3 या 276.314 कुछ ऐसे लिखा, और गुणे 10 की घात -11। अब आपको इसको चेंज करना, तो आप देख रहे हैं दशमलव मानक रूप में कहाँ आना चाहिए, 2 के ठीक बाद आना चाहिए, तो इसको 2 प्लेस यहाँ इधर लाना पड़ेगा, तो 2 प्लेस इधर लाएंगे, 2.76314 गुणे 10 की घात -11 है ही। आप 2 प्लेस इधर लाए हैं तो जितना प्लेस इधर लाते हैं उतनी घात में प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पर घात में 2 प्लस करेंगे तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.76314 गुणे 10 की घात -9, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा तो 11 में से 2 जाएगा 9, लेकिन बड़ी संख्या माइनस, इसलिए -9।
आप चाहे तो इन संख्याओं को राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, मतलब 2 स्थान 3 स्थान तक ले लें, केवल इतना ही लिख ले, क्योंकि दशमलव के बाद जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा अंकों का चयन किया जाए, 2-3 स्थानों तक देख लिया जाता है। यहाँ जैसे 3 है, 5 या 5 से बड़ी संख्या होती तो एक इधर बढ़ा लेते, 6 की जगह 7 कर लेते, ये सब राउंड ऑफ करना आपको मालूम होता है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, तो आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2। डिम्पल ने रुपए 5120 बैंक में 2 वर्ष के लिए जमा किए किसी ब्याज दर से। तो सिंपल सी बात है, जो पैसे जमा किए जा रहे हैं ये आपका मूलधन है, तो इसका मतलब आप इसको लिखेंगे मूलधन, और मूलधन P बराबर कितना है, रुपए 5120 बैंक में जमा होते। तो बैंक में जो ब्याज मिलता है वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज लिखा भी गया है आगे। और समय यहाँ पर जो आपको दिया गया है वो समय अवधि, आप इस फार्मूले में चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र में समय को n से लिखते हैं, यहाँ पर 2 वर्ष है। और यहाँ पर जो ब्याज दर है आप देख रहे हैं, जो दर आपको लिया गया है वो यहाँ पर दिया गया 6 सही 1/4%। तो इसको आप सही भिन्न में सिंपल कर देंगे, वार्षिक है भी तो 6 चौक 24 1 25 25/4, सिंपल ऐसे करते हैं, इसको इससे गुणा करके जोड़ देते हैं, 6 चौक 24 1 25/4, तो 25/4% ले लेंगे इसको। अब इसको बताना है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा किए गए अवधि के पश्चात उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे। तो जो आपको कुल कितने रुपए मिलेंगे वो क्या होता है, उसको मिश्र धन कहते हैं, कि वो अवधि के बाद कुल कितने रुपए पाएगा, मतलब वो मिश्र धन पाएगा, और वो मिश्र धन क्या होगा ज्ञात करना है, तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब इसका सूत्र आप याद रखें, A बराबर P1 + R/100⁴n, ये सूत्र होता है मिश्र धन का, ठीक है। मिश्र धन इसी से निकाला जाएगा, मिश्र धन A निकालना ही है। P की जगह देखिए आपका दिया हुआ है 5120 गुणे में 1 + R, यानी कि R देख रहे हैं क्या है 25/4, तो इसकी जगह जब आप 25 लिखेंगे तो 4 इस 100 के साथ नीचे आ जाएगा। भाई पहले से 100 यहाँ सूत्र में, R की जगह 25/4, तो 25 ऊपर 4 इसके साथ आ जाएगा, ठीक। और ये समय 2 वर्ष है तो n की जगह ऊपर घात में 2 कर दिया। अब बस इसको केवल सॉल्व करिए, 25 से कम 25 चौके 100, तो आप देख रहे हैं 1 प्लस और ये 1/4 चौके 16 आ गया, और घात में तो 2 है ही यहाँ पर, तो 5120 गुणे ये 16 1 कम 16 1 17 हो जाएगा, 17/16। भाई इसको ऐसे तो एलसीएम लेते हैं, इसको इससे गुणा करेंगे, 16 1 कम 16 + 1 17 हो जाएगा, और ये घात में 2 है, इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसको बस केवल आपको सरल ही करना है, ये 17 का वर्ग मतलब 17 × 17, और 16 का वर्ग मतलब 16 × 16, सिंपल सी बात है। इसको ऐसे आप करेंगे तो देखें 16 × 16 होता है 256, अगर देखें तो 16 × 16 करके आएगा 256। 256 को 2 बार में 512 कट जाएगा, 256 को डबल करेंगे तो 512 होता है। आप अलग अलग भी 4 से 16 काटते, फिर 4 से इसको काटते, ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 बार में 256 को डबल करिए 512 हो गया, यहाँ तो 20 है ही। अब देखिए 17 × 17 जो आपका है, 17 × 17 करेंगे तो 289 आप सबको मालूम है वर्ग, और गुणे 20, बस इसको गुणा कर दीजिए बस, तो 0 ये हुआ, 2 से करेंगे 2 9 18, 2 8 16 1 17, और 2 दूनी 4 1 5, 5780 रुपये उसको मिलेंगे। यही आपका उत्तर हो गया कि 5780 रुपये उसको 2 वर्ष के पश्चात मिलेंगे। अगर यहाँ पूछता ब्याज कितना है, अब आपका प्रश्न तो यही हो गया, देखिए प्रश्न का उत्तर ये हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा मान लीजिए पूछता कि भाई ब्याज बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। ये आपका A आया है मिश्र धन, इसमें से P यानी मूलधन घटा देते हैं। मिश्र धन है 5780 5780, इसमें मूलधन को माइनस करते जो कि था ऊपर देखिए 5120, बस इसको घटा करके माइनस करके लिख देते भाई 5780 में 5120 माइनस करते तो ब्याज पता चल जाता है। ये 0 8 में से 2 गया 6, 7 में से 1 गया 6, 660 रुपये के का उसको ब्याज मिलता है। ये अगर पूछा जाता तो इतनी प्रक्रिया ये तब करते जब अगर ब्याज पूछा गया होता तब, ठीक है। तो आई थिंक अब आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे कि ये प्रश्न कैसे लगा, और इसमें क्या क्या चीज़ें चेंजेस क्या क्या लाए जा सकते हैं वो भी आप देख लिए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट और क्वेश्चंस करते हैं जो बाकी के प्रश्न हैं। इसमें देखिए अब कुछ मैंने लॉग के क्वेश्चंस लिए हैं जिनको मैंने चेंज किया, थोड़ा सा डिफरेंट वे में भी क्वेश्चंस उठाए हैं। अब चलिए इनको भी देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है log x⁻³ इसको क्या पढ़ते हैं, log सामने जो संख्या है वो पढ़ते हैं log x
तीन बेस पर, तीन आधार पर, यानी log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू a लिखा है, यानी बराबर a दिया है। एक चीज़ ये दी है और आपसे कहा है तो आप क्या करिए, 81 की घात a माइनस 1, 81 पर घात में है a माइनस 1, इसको x के पदों में बदलना है। मतलब इसमें a का पद है, देखिए 81 पर a माइनस है, आपको a हटा करके x के रूप में बदलना है। कुछ भी करना है और x के रूप में बदले। तो a हटे कैसे, जब तक हमारे पास a का कोई मान नहीं है। जैसे a बराबर x होता तो हम x रख देते तो बदल जाता, a का कोई मान है नहीं तो ये बदलेगा कैसे। तो इसकी सहायता से जो ये दिया है, इससे आप a का मान निकालिए x के रूप में। तो आपको मैंने बताया था कि किसी भी लघुगुणक रूप को घातांक रूप में कैसे बदलते हैं। देखिए 3 बेस ऐसे ही रहेगा आधार वाला, और इस पर ये पावर में आ जाएगा a और बराबर x हो जाएगा। मतलब अब इससे ये आपको पता चला, आपको मैंने ये अच्छे से बताया था कि कोई भी लघुगुणक रूप हो, जैसे log है, यहाँ पर मान लीजिए a है और यहाँ कुछ भी x बराबर y, तो इसका तरीका क्या होता है, log रूप से घातांक रूप में क्या बनाते हैं, ये जो a है ऐसे रहेगा, इस पर ये वाली संख्या जो बराबर के उधर है वो घात में आ जाएगी, और ये जो x है वो उधर पहुंचा दिया जाता है। ये घातांक रूप है और ये लघुगुणक रूप है। ये सब मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने उसको क्या किया, आपका जो ये क्वेश्चन था लघुगुणकीय रूप में, इसको घातांक बदला। तो मिला क्या कि आप कहीं 3 की घात a हो तो उसकी जगह x रख सकते हैं, 3 की घात a की जगह x रख सकते हैं, ठीक है। हमें इस चीज को बदलना है किसमें, x के पदों में। तो ठीक है, इसको लिखते हैं, इसको फिर हम लिखते हैं 81 की घात a माइनस 1। अब 81 को 3 की घात के रूप में तोड़ा जा सकता है, आप सभी जानते हैं कि भाई इस चीज को देखिए, पहले तो आप इस चीज को 2 रूपों में बदलिए। 2 रूप में क्या बदलेंगे कि जब कोई घात ऐसे होती है, ठीक है, तो उसको हम, चलिए पहले 81 को ही तोड़ लेते हैं। जैसे 81 को हम कहेंगे 3 की घात 4, क्योंकि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 4 बार करेंगे तो 3 3 9 27 यहाँ 81 आएगा, और बाहर है a माइनस 1, ठीक है, ये लिख लेते हैं। अब देखिए इसको और आगे तोड़ेंगे तो आएगा 3 की घात। अब 2 घातें गुणे में हैं, तो ये 2 घातें जब एक संख्या पर 2 घातें लगती हैं, जैसे एक घात ये और एक घात और हो, तो वो घातें गुणा हो जाती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 4 के साथ ये जो a माइनस 1 है ये गुणा हो जाएगा। अब ऐसे हो गया। अब आप देख रहे हैं कि 3 की घात 4 का गुणा फिर इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, रूल तो आप जानते ही हैं। तो 3 की घात 4a माइनस का 4, इतना आ गया। अब ये 3 की घात में देखिए टूट के ये संख्या यहाँ तक पहुँच चुकी है। अब हमारा कार्य क्या होगा कि जब 2 घातें ऊपर माइनस में हो, किसी एक संख्या पर 2 घातें माइनस में हो, तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है m a की घात m बटा a की घात n। समान आधार पर 2 घातें हो तो बटे में होती है तो ऊपर माइनस हो जाता है, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, सब जानते हैं। तो अगर माइनस में कहीं पहले से हो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं बटे के रूप में। तो इसको भी हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। देखिए कैसे भाई, 3 की घात 4a को ऊपर रखें और 3 ही की घात इस 4 को नीचे रख दें। देखिए अब ये जो इस वक्त ऐसे है इसी रूप में है, इसको अगर हम ऐसे बदलेंगे तो ऊपर क्या होगा, ये 4 जाके माइनस ही तो हो जाएगा बस, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ रही होगी कि ये कैसे लिखा गया है। ध्यान दीजिए, एक एक नियम पर ध्यान दीजिए बस। तो अब क्या होगा, क्योंकि इस रूप में आ चुका है, अब आप देखिए 3 की घात 4a जो लिखा है, हम इसको a गुणे 4 भी कह सकते हैं। भाई 4 गुणे a कहिए 4a, या a गुणे 4 कहिए, एक ही बात है, ठीक है। इस पे जो लिखा है, ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अभी देखिए 3 की घात 4 नीचे जो ये है तो ऐसे ही रहने दीजिए। इस जो 3 की घात a आपको दिखाई पड़ रहा है, इसका एक मान है आपके पास x, जहां पर 3 की घात a हो वहां x रख दीजिए। तो x रख दिया और ऊपर घात 4 बचा केवल, भाई इतने की जगह तो x हो गया, ये घात 4 बचा, और नीचे 3 की घात 4 का मतलब हुआ 81, है ना भाई। 3 की घात 4 का मतलब क्या हो, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 81। इस वक्त जो संख्या दिख रही है वो x के पद में है। देखिए पूरा, इसमें कहीं x के अलावा कुछ और नहीं, x ही है, और यहाँ a था। तो आप देख रहे हैं कि ये संख्या बदल चुकी है x के रूप में। कभी ऐसा भी आ सकता है 1-2 नंबर में क्वेश्चन, तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए पढ़ाने को तो बहुत कुछ होता है जो हम लोग पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम भी बाध्यता के साथ पढ़ाते हैं कि हमें जो सिलेबस पढ़ाना है वही सिलेबस पढ़ाएं। बस वो डिपेंड करता है कि जब अगर पेपर सेट करने वाले लोग ही कुछ ऐसा हेरफेर करें कि उल्टे तरीके से प्रश्न बनाएं, तो फिर कोई क्या कर सकता है उसको, ना आप जान सकते ना हम जान सकते। तो इसलिए आप ये सब ना सोचिए कि बहुत डर लगता पता नहीं क्या होगा। आप ईमानदारी से अपना
अपना कोर्स पढ़िए अच्छे से, आप इतना जरूर कर पाएंगे कि आप पास हो सके। अगर वो कुछ ऐसा हेरफेर करते हैं तो आप लोग, जिन लोगों ने पहले से अच्छे से अध्ययन किया है वो जरूर अच्छे से पास हो जाएंगे। जिन्होंने बहुत कम समय के लिए जो मेहनत कर रहे हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उन्होंने 2-4 दिन पढ़ाई की है, 6 दिन 10 दिन की पढ़ाई पर डिपेंड है, तो ये थोड़ा सा कमी होती है आप लोगों में। ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए ऑल टाइम, हमेशा के लिए, क्योंकि आगे आपको टीचर बनना है। केवल यहीं तक नहीं कि सिर्फ यही पास करने तक है, बात आगे भविष्य तक की है, तो इसलिए आपको पढ़ना होगा। 6, 7, 8 स्टैंडर्ड पढ़िए, अच्छे से सब कुछ पढ़िए। अभी के लिए तो एग्जाम पर फोकस करिए, अब कम समय है तो जितना ज़्यादा पढ़ सके पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला गया है, एक चीज़ दी गई है, लॉग में x⁻10 बराबर a, और एक इधर दिया गया है लॉग में ही y⁻10 बराबर b। अब दो चीज़ें दी गई हैं और कहा गया है x y का मान बताइए। ठीक है, तो हम पहले क्या करें, हमें x y का मतलब क्या है, x और y का मतलब x इंटू वाई, गुणा करना, इसका मान बताना है। तो पहले हमें x और y मिले, तो हमारे पास x और y है ही नहीं, तो इसमें से निकालेंगे। देखिए ये 10 बेस है, आपको भी मैंने बताया लॉग से घातांक रूप में बदलना, बेस को ऐसे ही रखते हैं, और ये जो इधर बराबर की संख्या ये इस पर घात के रूप में आ जाता है, और बराबर में x उधर पहुंच जाता है। ऐसे ही यहाँ करिए, ये 10 ऐसे बेस में रहेगा, ये b जो है ये इस पर घात में आ जाएगा, और ये y यहाँ पहुंच जाएगा b के स्थान पर। तो आप देख रहे हैं x और y के दो मान आपके सामने ऊपर लिखे हुए आ चुके हैं। इन मानों से आप x इंटू वाई, आपको x y बताना था, मतलब x गुणे y, तो इनको आप गुणा कर दीजिए, 10 की घात a गुणे 10 की घात b। भाई x का मान ये आया देखिए, और y का मान ये आया, रख दिया। दो घातें जब गुणा होती हैं, a की घात m गुणे a की घात n, ऐसे तो क्या होता है, घातें जुड़ जाती। आप जानते हैं सूत्र कि जब दो समान आधार पर घातें अलग अलग हों, गुणा करने पर वे जुड़ जाती हैं, ये सूत्र है। तो 10 पर ये a और b जुड़ जाएगा, मतलब a प्लस बी, मतलब 10 की घात a प्लस बी, ये आपका आंसर हो गया x इंटू वाई निकालने का। ठीक है, इस प्रश्न के लिए ये आंसर हो गया। तो ऐसे आप इसको समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5, x का मान बताना है, और जबकि यहाँ पर दिया है लॉग में x और यहाँ दिया है बेस में घनमूल के साथ 2, है ना, क्यूब रूट 2, और बराबर में 3। तो कार्य तो वही करना पड़ेगा, लॉग रूप से घातांक रूप बनाइए, तो सरलता से आपका ये सॉल्व हो सकता है। तो अब आप देखिए, ये जो क्यूब रूट है, ये बेस में है ही, बेस यानी आधार वाली संख्या पर इधर वाली संख्या घात में आ जाती है, और बराबर में x उधर पहुंच जाएगा ये। तो अब आप देख रहे हैं, किसी भी संख्या में जब कोई घात हो, और यहाँ देखिए जैसे ये वर्गमूल होता है, तो इसका मतलब जैसे आप किसी संख्या को ले लेते हैं समझने के लिए, मान लीजिए x है, x पर वर्गमूल है, तो इसका मतलब x पर 1/2। अगर x पर घनमूल हो तो इसका मतलब x पर 1/3। अगर x पर ऐसे पांचवा मूल यहाँ 5 लिखा है तो x पर 1/5। ऐसे ही x पर कोई भी मूल लिखा n लिखा है तो 1/n। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 2 पर घनमूल लगा है तो 2 पर 1/3 कह सकते हैं, और बाहर से 3 लिखा हुआ है, तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा, क्योंकि दो घातें हैं, गुणा होगा तो कट जाएगा। तो 2 की घात सिर्फ 1 बचा, इधर बराबर x, तो x बराबर 2 यहाँ पर उत्तर हो गया। इस प्रश्न में x का मान 2 आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से आपको ऐसे प्रश्नों को करना है और सॉल्व करना। चलिए और प्रश्न देखते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। अब आप सभी के सामने कुछ और प्रश्न है, देखिए इनको सॉल्व करेंगे। इसमें बोला गया है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने समय में 800 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्रधन इतना हो जाएगा, यानी 926.1 रुपये हो जाएगा, जबकि ब्याज छमाही दे है। ध्यान यहाँ पर देना है कि ब्याज छमाही दे है। अब सबसे मुख्य बात यह है, सबसे पहले तो मेन बताया गया था कि भाई इस स्थिति में मूलधन जो था वो 800 रुपये था। ठीक है, और कहा गया था दर जो है वो 10% की थी। दर जिसको हम R से लिखते हैं वो 10% वार्षिक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, दर वार्षिक है 10%। अब बोला गया है चक्रवृद्धि मिश्रधन, आपको यहाँ बताया गया है कि मिश्रधन जिसको A से लिखते हैं सूत्र में चक्रवृद्धि ब्याज में, वो 926.1 रुपये, जबकि ब्याज छमाही दे। अब ये डेटा आपको पता है, और कितने समय में, शुरुआत में बोला गया कितने समय में, वो समय अवधि ज्ञात करनी है, जो कि यहाँ पर समय हम n से लिखते हैं सूत्र में, उसको हमें बताना है चक्रवृद्धि ब्याज में। अब ध्यान देने योग्य बात ऐसे प्रश्नों में ये होती कि जब भी ब्याज छमाही दे हो या तिमाही दे हो तो कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, कुछ बदलाव करने पड़ते हैं। वो ये होते हैं कि अगर ब्याज छमाही दे है
ब्याज अगर छमाही देय होता है तो क्या किया जाता है, दर को आधा कर दिया जाता है। दर को क्या कर दिया जाता है, हाफ, आधा यानी बटे 2 कर देते हैं। और समय को 2 गुना कर दिया जाता है। समय को क्या कर दिया जाता है, 2 गुना। ये सब चेंज अपने आप किए जाते हैं। इसी तरीके से अगर तिमाही देय हो 3-3 महीने पर, तो जो दर है वो चौथाई कर दी जाएगी, मतलब बटे 4 कर दिया जाएगा, है ना। और इसको 4 गुना कर दिया जाता है। ये सब बेसिक पॉइंट्स हैं, आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि एक वर्ष में 4 तिमाही होती है, इसलिए 4 गुना कर देते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से ये सब बातें आपको पता होंगी, तो बस अब केवल चेंज ये करने हैं। अब इसका मतलब अपने आप ही आप दर को आधा कर देंगे, तो 10% वार्षिक था, 10/2 करेंगे तो ये 5% छमाही की दर आ जाएगी। छमाही की दर, आपको छमाही कार्य करना है तो 5% लेना पड़ेगा। समय आपको ज्ञात करना है, इसको 2 गुना करना होगा। समय n नहीं बल्कि क्या लेना होगा, 2n। सूत्र में n होता है लेकिन आपको डबल लेना होगा, 2n। ठीक है, बस अब यही कार्य चेंज हो चुका है। अब हम लोग मिश्र धन वाला सूत्र यानी लगाते हैं, बराबर P1 + R/100 की घात n होता है। अब यहाँ पर अभी तो यही लिखिए क्योंकि सूत्र ये है। अब जब मान रखेंगे तो हम मान रख देंगे, जैसे a की जगह है 926.1, p की जगह है 800। ठीक है, 1 + r को, दर को अब आधा रखना है, 5% रखना है। ठीक है, और बटे 100, और ये जो समय n है इसको वास्तव में 2n रखना है। ठीक है, अब बस केवल आपको देखना है 926.1 ये है, बटे में ये 800 गुणे में इधर आएगा, बटे में हो जाएगा। और ये आपका 5 से 5 एकम 5, 20 पंचे 100 कटता है, तो 20 एकम 20 एक 21 हो गया, ये 21/20 है ना, ऊपर 2n। देखिए ये 5 एकम 5, 20 पंचे 100, 20 से फिर 20 होने के बाद इसको इससे एलसीएम लेंगे तो 20 एकम 20 + 1 21 हो जाएगा, 21/20। अब ये इस रूप में हो चुका है आपके सामने। अब इसमें क्या होगा, ये दशमलव हटाएंगे और 1 0 नीचे बढ़ जाएगा, तो फिर अब आपके सामने ये आया 9261/8000 बराबर में आया आपका ये 21/20 की घात 2n। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब इस स्टेज में आप आ जाएंगे समय निकालने के लिए यहाँ तक, तो आपको यहीं से क्लू मिल जाएगा। ऊपर से या नीचे से आप क्लू ले सकते हैं। जैसे 8000 आप देखें यहाँ पर, तो एक घन के रूप में आप इसको बदल सकते हैं। 20 की घात 3, 20 × 20 × 20 करें तो 8000 होता है। ये एक क्लू मिल रहा है आपको, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं। वर्गमूल घनमूल निकाल के चेक करेंगे तो वो अलग पॉइंट हो जाएगा, वो लेंदी प्रोसेस होगी। आप देखिए 8000 से मदद लीजिए, 8000 को हम 20 की घात 3 कह सकते हैं, क्योंकि 20 × 20 × 20 करके 2 दूनी 4 दूनी 8, 8000 ही होता है। तो ये चीज़ आपको जैसे पता लग गई कि ये 20 है, तो नीचे आपने 20 किया। अब देखिए 8000 से ये बड़ी संख्या 9000 और उसमें 1 आया, तो जाहिर सी बात है 20 से बड़ी संख्या होगी। तो आप चेक करेंगे, देखेंगे 21 का घन तो नहीं है, तो 21 का घन अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो देख लेंगे कि 21 को 21 से करते हैं तो 441 आता है। और एक बार और 21 से करिए ज़रा, तो 4 4 1 और ये आपका 2 8 8 1 6 12 और 9, बिल्कुल वही आ गया। तो आपको पता चल गया कि ये 21 का घन है, 21 की घात 3 और 20 की घात 3। देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, 21 की घात 3 करेंगे तो ये मिलेगा, 20 की घात 3 करेंगे तो 8000 मिलेगा। इसका मतलब 21/20 की घात 3 लिख सकते हैं। और इधर भी 21/20। सबसे बड़ा आपको जो हिंट मिलेगा वो यहीं से मिल जाएगा। एक हिंट आपको ये मिलेगा, यहाँ देख लिया आपने एक हिंट। सबसे बड़ा हिंट तो आपको यही मिलेगा कि ये ब्रैकेट में एक्चुअली जो चीज़ यहाँ है वही यहाँ जब तक नहीं होगी। अब आप इस बात को समझ रहे हैं कि यहाँ पर एक रूल होता है कि जैसे इधर a की घात m है और इधर भी a हो और घात n हो, ऐसा मैंने आपको रूल बताया है कि अगर ऐसी संख्याएं हो तो क्या होता है, अगर दोनों तरफ बेस बराबर हो, बीच में बराबर का चिन्ह हो, तो घातें भी बराबर होती हैं। इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके ऐसे सवाल लगते हैं। तो यहाँ का जो बेस था, वास्तव में आप ये ध्यान रखिए वो बेस यहाँ भी बन ही जाएगा। तो इसीलिए हमने 20 और 21 पे चेक किया। ठीक है, आप भी ऐसे ही 20 और 21 पे चेक कर लेंगे। चेक करने से पता चला कि हाँ ठीक है ये बन गया। अब क्योंकि यहाँ भी वही चीज़, यहाँ भी वही चीज़, तो हम इन घातों को बराबर लिख सकते हैं। यानी ये जो 2n है इसको बराबर 3 लिख सकते हैं, तो n बराबर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि ये गुणे में उधर बटे में हो जाएगा। यहाँ तक तो आप समझ ही गए n का मान निकालने तक। यहाँ पर 2n अगर होता, 2n का जो मान है वो तो छमाही है, लेकिन अगर n निकालते हैं तो ये वर्ष ही है। ये क्या है, वर्ष ही है।
तो सीधे हमें ये जो 2n था यही चाहिए था, 3 छमाही हम बोल सकते हैं उत्तर, या फिर 3/2 वर्ष कह सकते हैं, हम कह सकते हैं 1.5 वर्ष कहें, या 3 छमाही कहें, या फिर इसी को 3 छमाही, क्योंकि आप जानते हैं 1.5 वर्ष में 3 बार 6-6 महीने के सेगमेंट हिस्से आएंगे। तो ये आप बोल सकते हैं, क्योंकि हमने n निकाल लिया था ना यहाँ से, और ऊपर जब परिवर्तन किया था तो दर को आधा किया था तो 5% छमाही था, और समय को जब 2 गुना कर दिया था तो ये तो छमाही था ही, ये तो इतनी छमाही बन ही गई थी वर्ष में, है ना। तो ये बात याद रखें, बस आपको यही बेसिक पॉइंट्स याद रखने हैं, बस और कोई दिक्कत की बात नहीं। लास्ट में जब आंसर आएगा n इस तरीके से बदलाव करने के बाद n जो आता है वो वर्ष ही आएगा, और अगर आपको छमाही देखना है तो ये जो 2n का मान था इसी को छमाही में बोल देंगे, या जो वर्ष आएगा बाद में हम सोच लेंगे कि भाई 1 वर्ष में 2 छमाही, 1.5 वर्ष में 3 छमाही, 2 वर्ष में 4-6 महीने होंगे, ये तो सब सिंपल बात है, आप बता लेंगे। तो आई होप आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से देखिए ऐसे प्रश्नों को सरल करने के लिए अक्सर आ जाता है, तो x³ + y³ ऊपर क्यूब का है सूत्र, और नीचे भी क्यूब के सूत्र का ही एक हिस्सा है, बस आपको सूत्र मालूम होना चाहिए। देखिए एक सूत्र, 2 सूत्र आप नोट कर लीजिए, a³ + b³, ये होता है एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे में होता है a² - ab + b²। ठीक, एक होता है a³ - b³ का सूत्र, तो ब्रैकेट में a - b, और यहाँ ये सब होता यही है लेकिन सब प्लस में होता है, तो इसी सूत्र, इन्हीं 2 सूत्रों का प्रयोग होगा। यहाँ पर प्लस वाले सूत्र का हम प्रयोग कर देंगे। देखिए x³ + y³, तो a और b की जगह xy रखते जाइए, तो ये हो जाएगा x + y एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x², और प्लस है तो यहाँ माइनस आता है xy, और ये प्लस का y², ये तो सूत्र से ही हो जाएगा, डायरेक्ट सूत्र होता ही है ये। और नीचे जो दिया था वो नोट कर लेंगे, x² - xy + y², यही चीज़ नीचे और यही चीज़ ऊपर लिखी। यहाँ देखिए बीच में गुणा है इसलिए काट दिया गया, अगर गुणा नहीं प्लस या माइनस होता यहाँ बीच में दोनों ब्रैकेट के तो ये काट नहीं सकते थे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रहे। अब आपका केवल ये x + y बचा, जो कि इसका उत्तर हो गया इस प्रश्न का। ऐसे प्रश्न अक्सर 1-1 नंबर में आ जाते हैं बहुविकल्पी वगैरह में, तो ये सब इसके लिए सूत्र आपको सारे पता होने चाहिए, जो भी आइडेंटिटीज़ हैं इनको आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - b², a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, ये सब आइडेंटिटीज़ आपको याद होनी चाहिए, जो कि याद रहती हैं, ठीक है। बताइएगा, नहीं तो मैं आगे कभी उसको अलग से बता दूंगा। x² - 14x + 24 को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। देखिए जब पूर्ण वर्ग बना करके बात किया है, देखिए सेकंड सेमेस्टर में इसका एक क्वेश्चन आया भी है कि इसको पूर्ण वर्ग बना करके करना, तो इस मैंने एक क्वेश्चन आपको पूर्ण वर्ग पर आधारित ले लिया। देखिए पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब या तो ये a + b का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, a - b का होल स्क्वायर में करेंगे, इनमें बन जाएगा सूत्र। अब देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पर आपको दिया गया है x पर स्क्वायर है, ठीक है, ये -14x है, ठीक है। ये वाला अगर जैसे कि a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, प्लस में 2ab होता है। अब इसको आप बीच में भी सेंटर में भी लिख सकते हैं 2ab, इसको किनारे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो लिखने आगे पीछे लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं। यहाँ पर a² - 2ab हो जाता है + b², ये 2 सूत्र हैं। देखिए 3 टर्म यहाँ है, यहाँ भी 3 टर्म है, यहाँ भी इसमें 3 टर्म है, तो आप देखिए इस a² वाला तो कंफर्म है कि भाई x का स्क्वायर है, तो a बराबर तो x ही हो गया। बीच में जो टर्म दिख रहे हैं ये 2ab के दिख रहे हैं, तो यानी ये जो 14x लिखा है ये आपका 2ab होगा, तो इसका मतलब 2 और a डिसाइड है x और b पता नहीं है, तो आप 7 ही तो होगा, तभी तो 7 दूनी 14 होगा, देखिए ठीक है, तभी 14 बनेगा। इसका मतलब 2 और a पता था, b नहीं पता था 2ab में, भाई 2ab हमें मालूम है बीच में 2ab है, ये वाला जो हिस्सा है ये 2ab का हिस्सा है, तो 2a हमारे पास x डिसाइडेड है। 14 कब होगा, जब 2 के साथ 7 गुणा हो, 7 दूनी 14, तो इसका मतलब ये डिसाइड हो गया कि भाई यहाँ पर 14 तभी होगा जब b के स्थान पे 7 हो, और 7 का मतलब ये b वाला देखिए होता क्या, वर्ग, तो 7 का वर्ग यानी 49 हो। अब ये बात साफ हो गई कि यहाँ पर 24 की जगह अगर 49 हो तो काम बन जाता, तो 24 को 49 करते हैं, इसमें 25 जोड़ देंगे, 49 हो जाएगा। लेकिन अब कोई ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं भी कुछ भी जाके जोड़ दें,
अपने मन से, तो जो आपने जोड़ा है वही घटा भी दीजिए। तो इसका मतलब आपने एक तरह से कुछ नहीं किया, देखा जाए तो आपने जोड़ा भी लेकिन कुछ किया भी नहीं, क्योंकि जितना जोड़ा उतना घटा भी दिया। लेकिन इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये जो इतना हिस्सा है देखिए अभी ये वाला, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x, और ये 24 और 25 जोड़ करके प्लस का 49 हो गया, और ये माइनस का जो ये 25 है ये इधर लिखा है। अब आप देखिए आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका पूर्ण वर्ग बन गया। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो ही गया भाई। इसको अगर हम देखें, अभी हमने कन्वर्ट किया था, 49 को हम 7 का वर्ग कह सकते हैं, और माइनस ये 25 को 5 का वर्ग कह सकते हैं। ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसा हो गया, इसी का सूत्र तो है। और माइनस ये जो 5 है ये 5 का वर्ग। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, ऐसा भी एक सूत्र आपने पढ़ा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस रूप में एक संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, यहाँ पर वही लिखा है। तो ऐसी स्थिति में होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। तो इसका मतलब इस x माइनस 7 में ये प्लस एक ब्रैकेट में जुड़ जाएगा, और इस x माइनस 7 में ये वाला एक बार घट जाएगा। तो आप देखेंगे ये आएगा x और प्लस माइनस माइनस का 2, और ये x माइनस माइनस प्लस यानी 7 5 12। तो ये आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से x माइनस 2 x माइनस 12 आपका ये गुणनखंड होकर के आ गया, जो कि आपको चाहिए था इसमें पूर्ण वर्ग बनाने वाला, ठीक है। आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे। बाकी आगे और प्रैक्टिस हो जाएगी, चिंता की कोई बात नहीं है, जैसा आप बताएंगे, लेकिन आप इसी को बार बार करिए तब भी आप समझ जाएंगे। यदि एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल, देखिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन है एक, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या दिया गया है, 154 वर्ग सेंटीमीटर। आप अगर देखें तो बेलन की आकृति ऐसी बनती है, बेलन के बेस में क्या होता है, वृत्त होता है ना, आप सभी जानते हैं ऐसा बेलन है। बेलन के ऊपर और नीचे दोनों सिरों में वृत्त होता है, और ये इसको ऊंचाई कहते हैं, और ये जो इतना भाग होता है ये त्रिज्या कहलाता है, ठीक है, आर से प्रदर्शित करते हैं। तो क्योंकि जैसे ये बेलन है, आप देख रहे हैं इसमें देखिए ये सिरा वृत्त दिखाई पड़ रहा है, इधर भी आपको वृत्त दिखाई पड़ रहा है, ये बेलनाकार मार्कर है। तो इसी प्रकार से आप जानते हैं कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल बोलने का मतलब कि ये वृत्त का क्षेत्रफल दिया, एक तरह से बेलन के जो आधार में वृत्त है इसका क्षेत्रफल दिया, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या है, पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। इसका मतलब ये दिया है, साफ बात है। तो अब आपको इसका अर्थ ये हुआ स्पष्ट रूप से कि ये जो दिया है ये पाई आर स्क्वायर का मान 154 दिया हुआ है। इतनी बात तो स्पष्ट हो गई कि ये वृत्त का आधार था, और वृत्त का आधार होता है सर्कल, यानी कि बेलन का आधार था, और बेलन के आधार में होता है सर्कल यानी वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये कंफर्म हुआ। अब ऊंचाई दी है 5 सेंटीमीटर, ठीक बात है, ऊंचाई जिसको हम h से लिखते हैं ये दिया है 5 सेंटीमीटर। अब आपको इस बेलन का आयतन बताना था, ठीक है। तो बेलन के आयतन का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए, बेलन का आयतन, इसका सूत्र होता है, आयतन को v से लिखते हैं, होता है पाई आर स्क्वायर h, सब में गुणा ही है। तो पाई आर स्क्वायर तो आपके पास देखिए वहाँ ऊपर 154 है ही, पाई आर स्क्वायर की जगह ये लिख सकते हैं, और गुणे h की जगह ये लिख सकते हैं। तो अब इसको बस गुणा कर दीजिए, 5 चौके 20, 5 25, 2 27, 5 एकम 5 2 7, 777 सेंटीमीटर की घात 3, क्योंकि ये आयतन है तो घात 3 में लिखा जाता है, ठीक है। 5 चौके 20, 5 25, 2 27, 5 एकम 5 2 7, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो आप इसको समझ गए होंगे ये कैसे किया गया, ठीक है। ये बेसिक सूत्र तो सभी के आपको बेलन, शंकु ये सब मालूम ही होने चाहिए, और होते भी हैं, क्योंकि 7th 8th क्लास में ये सब पढ़ाया जाता है। अब यदि किसी शंकु की त्रियक ऊंचाई, देखिए कोई शंकु ऐसे बनता है, आप सभी जानते हैं, कैप की तरह, जैसे बर्थडे की टोपी होती है, मेहंदी वगैरह की कोन होती है, आइसक्रीम की कोन जो आप खाते हैं, ये सब शंकु है। देखिए ये शंकु है, तो इसकी त्रियक ऊंचाई मतलब ये जो तिरछी ऊंचाई है, इसे त्रियक ऊंचाई कहें या तिरछी ऊंचाई कहें, इसको L से प्रदर्शित करते हैं, और L बराबर दिया 13 सेंटीमीटर, त्रियक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या क्या होती है, इस बिंदु से ये, चाहे इधर आधा देखें ये वाला, चाहे इधर देखें, ये त्रिज्या होता है। तो हम इस बिंदु से इधर का लिख लेते हैं, R बराबर त्रिज्या कितना है, आधार की त्रिज्या 5 है, तो इसको 5 सेंटीमीटर। अब ये त्रिज्या और L मिल गया आपको, ये जो लाइन है बीच में, इसको शंकु की ऊंचाई h कहते हैं, ठीक है।
ये h होता है। अब आपको यहाँ से इसका आयतन बताना था, ठीक है, इसका आयतन बताना है, शंकु का ही आयतन बताना, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप देखिए आपको चाहिए 1/3, ठीक है, और पाई, चलिए पाई अभी हम मान नहीं रखते, अंत में देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर आर का स्क्वायर, ठीक है, आर का स्क्वायर यानी 5, तो 5 का स्क्वायर कर लेते हैं और गुणे एच। अब प्रॉब्लम है कि यहाँ पर एच का मान हमारे पास नहीं है, देखिए हमारे पास L है, R है, लेकिन H नहीं है। तो L और R और H, ये तीन चीज़ें जो लिखी हैं L, H और R, इसमें एक सूत्र होता है L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस से निकलता है, क्योंकि यहाँ समकोण त्रिभुज बनता है, वो अलग बात है। कैसे आप इतना याद रखिए, L, H और R में ये संबंध होता है। कोई भी दो पता हो तो तीसरा इससे निकाल सकते हैं। जैसे L की जगह 13 पता है, हमने रख दिया, H हमें नहीं पता है, निकालना है, R की जगह 5 पता है, मान रख दिया, 13 का वर्ग होगा 169, ये H स्क्वायर और प्लस ये 25, 25 प्लस में है 169 में क्या हो जाएगा माइनस, बराबर H स्क्वायर। तो इधर क्या बचेगा, इसमें से घटाएंगे 144, 144 बचा, ये वर्ग है, वर्ग इस पे वर्गमूल हो जाएगा 144 पे, तो ये जो वर्गमूल हो जाएगा, तो H बराबर वर्गमूल 144 का कितना आएगा 12। तो आप देख रहे हैं H फाइनली 12 निकल आया, क्योंकि H का मान 12 निकल आया, 12 सेंटीमीटर। तो आप कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मान रखिए 1/3 पाई गुणे ये 25 हो जाएगा, और ये तो आपका 12 आ ही गया, गुणे यहाँ जो H था ये आपका 12 आ चुका है, ठीक है। तो आप 3 से 3 चौके 12 काट दीजिए, तो 25 चौके 100, 100 पाई बोल दीजिए। अब कोई ज़रूरत नहीं पाई का मान रखने के लिए, लेकिन यदि आप रखना चाहें तो 3.14 होता है या 22/7 होता है, जो आप चाहें रख लीजिए। तो ये दशमलव वाला मान अगर आप रखेंगे तो 100 गुणे पाई का मान 3.14, अब ये दशमलव बस हट जाएगा, उधर चला जाएगा, तो 314 ही आ जाएगा बस, है ना, लगभग में 314 सेंटीमीटर की घात 3। चाहे ये बोलिए या फिर यही बोल के छोड़ दीजिए, 100 पाई, 100 पाई के साथ भी आप बोलेंगे तो सेंटीमीटर की घात 3 जरूर लिखेंगे, क्योंकि आयतन है, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे कि कैसे इनको सॉल्व करना है और ये प्रश्न कैसे लगाया गया। तो ऐसे प्रश्न बेसिक जो है बेलन शंकु के भी पूछे जा सकते हैं। आई होप आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझ गए, इतनी प्रैक्टिस आप करिए और फिर कोशिश करते हैं आपके लिए और भी क्लासेस लेने के लिए। बाकी जितनी बेसिक क्लासेस आपको पढ़ाई गई हैं वो बहुत ज़्यादा सफिशियंट है। आपका कोर्स तो पूरा मैंने करा रखा है, बहुत सारे मॉडल पेपर भी आपको दे रखे हैं, डिफरेंट अप्रोचेस से कराया भी है। उनको बार बार देखिए, क्लास को समझिए, सीखिए, क्योंकि बेस मजबूत होगा तो आप चेंजेस को समझ पाएंगे, पकड़ पाएंगे। अगर प्रश्न में कुछ बदलाव होता है तो वो भी कर पाएंगे। और ज़बरदस्ती का यदि पेपर कोई बनाता है तो उसको ना आप समझ पाएंगे ना हम समझ पाएंगे। वो तो कोई भी कर सकता है, अगर कुछ भी करना है तो उसके लिए ना आपके पास कोई उपाय ना हमारे पास। हम आप क्या करें, अपने बेस को मजबूत करें, आधार को मजबूत करिए, ढंग से पढ़िए, जितना मजबूती से पढ़ पाइए तो अच्छा होगा आपके लिए। और चिंताएं छोड़िए क्या होता है क्या नहीं होता, बस आप केवल निरंतर पढ़िए और पढ़िए, आप अच्छे से कर पाएंगे, सब कुछ सीखेंगे। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।